वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। रात के 12:30 बज रहे थे। एक सुनसान पतला सा रास्ता जो कि कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, उस पर एक नई नवेली सुहागन की चहलकदमी हो रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। रात का सन्नाटा उसकी हिम्मत को तोड़ने की ताकत रखता था। फिर भी अपने हाथ में एक छोटी सी काले कपड़े की पोटली लिए वो कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गई। उसने कब्रिस्तान का गेट खोला और अंदर कदम रखा। चारों तरफ कब्र ही कब्र और उसके बीच से होती हुई वो सुनसान एक छोटी सी कब्र तक पहुंची। उसने उस कब्र के पास की थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथों से हटाई और उस पोटली को ज़मीन में दफन कर दिया। उसके बाद वो इतनी तेज़ी से वहाँ से निकल गई जैसे कि उसके पैरों में पंख लग गई हो। उसके कुछ देर बाद ही लाल लहंगा चुनरी पहने, अपने चेहरे को घूंघट से छिपाए, हाथ में लालटेन लिए एक दूसरी औरत वहाँ पहुँची। उसने उस पोटली को वापस ज़मीन से निकाला और फिर लालटेन उस पर दे मारा। इस तरह लालटेन टूटा और वो पोटली आग की चपेट में आ गई। इसी कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर एक बड़े से घर में एक कमरे में नितिन अपने बिस्तर पे लेटा सिगार के कश लगा रहा था। दरवाज़ा खुला और वो सुहागन अंदर दाखिल हुई। अनुष्का, आ गई तुम? ये सुनकर वो नितिन के पास आकर बैठी और गुस्से में बोली, हाँ आ गई मैं, और वो भी जिंदा। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? जिस तरह की फालतू रस्में तुम्हारे इस घर में मुझसे करवाई जा रही है ना, ऐसी रस्मों के बारे में मैंने सुना तक नहीं है। इतनी रात में एक पोटली को ज़मीन में गाड़ने के लिए मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? उसकी बात को नितिन सुन तो रहा था, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ये बस आखिरी रस्म थी जो मैंने कर दी। अब आगे से अगर मुझसे माँ जी ने कोई भी ऐसी वाहियात रस्म करवाई ना, तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। ये कहकर अनुष्का ने चादर ढाकी और सोने चली गई। नितिन बेचारा यही सोच रहा था कि जिस माँ के आगे उसका पति भी नहीं बोल पाता, उस माँ के सामने मैं क्या बोलूँगा। वो चुपचाप रहा और सोने चला गया। उस रात से करीब 9 महीने गुजर जाने के बाद एक रात के समय अनुष्का को प्रेगनेंसी का दर्द शुरू हुआ। नितिन ड्राइंग रूम में अपनी माँ पल्लवी के पास गया, जहाँ उसकी बहन कामिनी भी बैठी थी। माँ, अनुष्का को लेबर पेन शुरू हो गया है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमें उसका प्रबंध कर दिया है। तभी दरवाजे से होती हुई एक बूढ़ी औरत अंदर आई। पल्लवी ने उसको अनुष्का के कमरे में भेज दिया और बुढ़िया ने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर के बाद हमारे ख़ानदान का वारिस आने वाला है। कामनी बेटा, तुम सुबह से ही जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर देना। कुछ देर बाद एक बच्चे की खिलखारी की आवाज़ आई और वो बुढ़िया बाहर निकली। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ये सुनकर नितिन बहुत खुश हुआ और कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन पल्लवी के चेहरे पर गुस्सा उबल आया। ये कैसे हो सकता है? एक लड़की? क्या तुमने उससे वो विधि नहीं करवाई थी? माँ, भाभी के पेट पर से मैंने अपने हाथों से वो पोटली पूरे 9 बार घुमाई थी और उनको कब्रिस्तान भी भेजा था। इसका मतलब है उस तांत्रिक ने हमें गलत टोटका बताया था। चलो अभी उसके पास चलते हैं। पल्लवी ने कामनी को अपने साथ लिया और उसी टाइम घर से निकलकर शमशान भूमि की तरफ रवाना हो गई। कामिनी को इस समय डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अभी माँ के गुस्से के आगे वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अचानक उसको पायलों की आवाज़ सुनाई दी और दोनों ने पलटकर पीछे देखा तो उसने काफ़ी पीछे वही लालटेन वाली औरत उनको नज़र आई। माँ, ये कौन होगी? कोई पागल, तुम पीछा मत देखो, आगे बढ़ो। वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगी और कुछ कदम चलने के बाद उन्हें दोनों की सांस और कदम दोनों के रुक गए वहीं के वहीं। उन्होंने देखा कि जो लालटेन वाली औरत उनके बहुत पीछे थी,
अब वहीं उनसे 10 कदम आगे खड़ी नज़र आ रही थी। ये लड़की कौन है तू? पल्लवी ने उससे सवाल किया। उसने धीरे से अपना लालटेन चेहरे के करीब लाकर उन दोनों को अपना चेहरा दिखाया, जिसे देखकर पल्लवी और कामिनी दोनों का दिल दहल उठा। दोनों चीखती चिल्लाती हुई अपने घर की तरफ वापस भागने लगी। वो सीधा अपने कमरे में आकर रुकी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मम्मी, वो औरत कौन थी? कितना भयानक चेहरा था उसका। वो कौन थी? इस बात से ज़्यादा मुझे चिंता इस बात की है कि अनुष्का ने ज़िंदा लड़की कैसे पैदा की। उस तांत्रिक ने कहा था कि अनुष्का के पेट पर से पोटली को 9 बार घुमाकर अनुष्का के हाथ ही कब्रिस्तान में गड़वाना है। उसके बाद अगर अनुष्का के पेट में लड़की हुई तो वो पैदा होने से पहले ही मर जाएगी, और अगर लड़का हुआ तो ही वो सही सलामत पैदा होगा। इसका मतलब है कि उस तांत्रिक ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। कोई बात नहीं, अगर वो टोटका काम नहीं आया तो हम खुद उस नवजात बच्ची को ख़त्म कर देंगे। इस इरादे के साथ पल्लवी ने कामिनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अगली सुबह अनुष्का और नितिन अपने कमरे में अपनी नवजात बच्ची के साथ खेल रहे थे। तभी पल्लवी वहां आई। प्रणाम माँ जी, आपने तो अपनी पोती का शक्ल तक नहीं देखा। देखिए ये कितनी प्यारी है। इसका नाम हमने पिंकी रखा है। ये सुनकर पल्लवी ने एक बार उस बच्ची की तरफ देखा और बोली, बहू, मोहनपुरी गांव में हमारी पुश्तैनी हवेली है और हमारे कुलदेव का मंदिर भी है। अब तुम माँ बन गई हो। समय आ गया है कि हम सब वहाँ जाकर कुलदेवी की पूजा करें और कुछ दिन वहाँ रहें। जी माँ जी, जैसा आप कहें। घर के सभी मेंबर उसी दिन कार से मोहनपुरी गांव की तरफ रवाना हो गए। पल्लवी पल पल अनुष्का की गोद में सो रही उस प्यारी सी बच्ची को कोस रही थी। कुछ घंटों के बाद शाम के 7 बज चुके थे। उनको एक ढाबा नज़र आया तो पल्लवी ने नितिन से कहकर गाड़ी उस ढाबे पर रुकवा दी। चलो अब सब यहाँ खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुककर आगे बढ़ना। ये सुनकर सभी लोग गाड़ी से उतरे। एक पुराना सा ढाबा जहाँ टेबल की जगह कोई चारपाई बिछी थी। पल्लवी ने कामिनी को इशारा किया, जिससे वो समझकर अनुष्का के पास गई। लाइए भाभी, जब तक आप खाना खाती हैं मैं पिंकी को संभाल लेती हूँ। अरे नहीं कामिनी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। कामिनी, ठीक कह रही हैं अनुष्का, कम से कम खाना तो आराम से खा लो। चलो पिंकी को कामिनी को दे दो। ये सुनकर अनुष्का ने पिंकी कामिनी को थमा दी। कामिनी भी उसके साथ खेलने लगी और उसको लेकर टहलने लगी। कामिनी, वहाँ कहाँ जा रही हो? अरे भाभी, मैं यहीं हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं बस पिंकी को थोड़ा घुमा लाती हूँ। अनुष्का, तुम खाने पर ध्यान दो ना, तो वो उसकी बातों पर, वो उसकी बुआ है, उसे संभाल लेगी। उसको अब अनुष्का और नितिन खाना खाने लगे। कामिनी पिंकी को ढाबा के पीछे वाले जंगल में ले गई, जहाँ से भेड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अरे बाप रे, यहाँ तो जंगली जानवर काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। यही कह दूँगी कि पिंकी को एक भेड़िया खींच कर ले गया यहाँ से। कामिनी ने पिंकी को ज़मीन पर रख दिया और फिर बोली, पिंकी बेटा, तुम यहीं आराम से लेटो, थोड़ी देर बाद भेड़ अंकल तुमको लेने आएंगे। ये कहकर वो पीछे मुड़ी। तभी उसके सामने वही लालटेन वाली औरत नज़र आई, जिसे देखकर कामिनी की रूह कांप उठी। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। डरते डरते उसने जैसे ही पीछे कदम लिया, उसका पैर मुड़ा और वो ज़मीन पर गिर गई। चीख सुनकर नितिन और अनुष्का ने बोला, ये तो कामिनी की आवाज़ लगती है। ये सुनकर नितिन और अनुष्का भी उठ खड़े हुए और तीनों डरी हुई हालत में गांव के पीछे जंगल की तरफ भागे। कामिनी के हाथ में पिंकी भी है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसको। वो उसके आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी कुछ ही दूरी पर ज़मीन पर उन्हें सभी को पिंकी पड़ी हुई नज़र आई।
पिंकी मेरी बच्ची। अनुष्का ने पिंकी को गोद में उठाकर प्यार किया और अगले ही पल पल्लवी चिल्ला उठी, कामिनी! नहीं, सामने कामिनी की लाश पड़ी थी। उसके जिस्म से उसका सर और एक हाथ गायब था। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी का दिल दहल उठा। मेरी बच्ची कामिनी पल्लवी कामिनी की लाश के पास बैठकर रोने लगी। अनुष्का और नितिन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उसे कुछ ही दूरी वहीं लालटेन वाली औरत खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी कि मौत से पल्लवी की बुद्धि मानो भ्रष्ट हो गई थी और उसके दिल से यही आवाज़ आ रही थी कि इस मनहूस लड़की की वजह से ही मेरी बेटी की जान गई है। मैं अब इसको खुद अपने हाथों से ख़त्म करूँगी। उन लोगों ने कामिनी के शरीर को जलाकर उसका अंतिम संस्कार किया और फिर वहीं पर अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने लगे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि बदला लेने के लिए पल्लवी ने फिर से अपने काम को अंजाम देने के बारे में सोचा। उस रात पल्लवी ने बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतज़ार किया और करीब 10 बजे वो दबे पांव अनुष्का के कमरे में गई। अनुष्का और नितिन दोनों ही बेखबर सो रहे थे। उसने पिंकी को पालने से उठाया और फिर हवेली से निकल गई। अपनी गोद में पिंकी को लिए हुए वो जंगल के बीचों बीच बने एक तालाब पर आ चुकी। मेरी बेटी को खाने वाली डायन, हार में जा, ये कहकर उसने पिंकी को छपाक से तालाब में फेंक दिया। उसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसको ज़मीन पर वही लालटेन रखा हुआ नज़र आया। उसके चेहरे का भाव बदल गया। तभी उसका पानी की आवाज़ सुनाई दी और उसने पीछे पलट कर देखा तो तालाब के अंदर से 2 हाथ ऊपर निकल कर आ रहे थे, जिसके अंदर सही सलामत पिंकी पड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर तेज़ी से पानी के अंदर से वही औरत अपनी गोद में पिंकी लिए बाहर निकल आई। वो पल्लवी के ठीक सामने थी और औरत के कपड़े से पानी टपक रहा था। उसकी खौफनाक सांसों की आवाज़ पल्लवी के दिल को अंदर से दहला रही थी। कौन हो तुम? क्यों बार बार इस बच्ची को बचा लेती हो? उस पर उस औरत के मुंह से एक शब्द निकला, जोखनी। ये नाम सुनकर पल्लवी के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन जोखनी उसकी बाल पकड़ ली। उसने एक ही झटके में पल्लवी की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और इसी पल अनुष्का और नितिन भी वहाँ आ पहुँचे। ये देखकर उन दोनों का दिल दहल उठा था कि पल्लवी की मौत हो गई थी। उसकी बच्ची घूंघट वाली एक अनजान औरत की गोद में थी। तुम जो भी हो, मुझ पर रहम करो। तुम्हें जैसे मेरी प्यारी सासू माँ को मार दिया, मेरी बेटी को मत मारना। मेरी बच्ची मुझे दे दो, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। ये कहते हुए अनुष्का हाथों को फैलाए ज़मीन पर घुटने एक आंसू बहने लगी। और तुम्हारी बच्ची को मारना नहीं, बचाने आई हूँ और पहले भी बचाया था इसी औरत से जो इस बच्ची को ख़त्म करना चाहती थी। ये सुनकर अनुष्का और नितिन को सब कुछ समझ में आ गया था। उस औरत ने आगे बढ़कर अनुष्का को उसकी बच्ची सौंप दी। अनुष्का ने खुशी के आंसू बहाते हुए पिंकी को चूमा और खुद से चिपट लिया। पुराने समय में अश्वत्थामा ने उतारा की कोख पर हमला किया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया था। उसके बाद उतारा ने मुझे यानी जोखनी को जन्म दिया और मेरा काम माँओं की कोख और उनके नवजात बच्चों की रक्षा करना था। इस तरह जब भी किसी माँ की कोख या उनके नवजात बच्चे को कोई अश्वत्थामा की तरह ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो जो यखनी यानी मैं वापस आऊँगी उस बच्चे को बचाने के लिए। ये सुनकर अनुष्का और नितिन उनको हैरानी से घूरते रह गए और जोखनी धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। दोनों ने अपनी बच्ची को खूब प्यार किया और सामने रखे हुए उस लालटेन को देखा जो अभी भी मध्यम रोशनी के साथ जल रहा था।